हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एग्जाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट 3 से रिलेटेड रहेगा। ये प्रैक्टिस सेट हमारा बी और अकाउंट का है स्टूडेंट। इसे दोनों हमारे इसमें कन्वर्ट हैं जो हम आपको बताएंगे। और ये जो वीडियो है स्टूडेंट कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं 110%। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके ये आगे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें, समझें और याद रखें कि जो मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं उसमें टॉपिक आपके किस तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। ठीक है, तो यह वाक्य किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट पहले लिख, यानी कि पहले क्या किया जाता था, पहले लिख करके ये काम किया जाता था और पीछे यानी कि जो पेपर है हमारा जब पूरा फिल हो जाता था तो वो साइड में रख दिया जाता था। फिर एक और यूज किया जाता था, वो क्या करते थे, यदि हम कोई काम यानी कि अपना कोई अकाउंट जितने भी अपना डाटा लिख रहे हैं, खाता संख्या लिखी यानी कि खाता लिख रहे हैं, तो जिससे हम उसे ना भूलें तो हम क्या करते थे, पहले लिख देते थे और फिर उसके बाद पीछे से उसका नाम भी लिख देते थे। साथ में उसे ये भी ध्यान में रहता था कि किसने क्रिय किया है, किसने विक्रय किया है। तो ये रिलेटेड हमारे किससे होते थे, उद्योगपतियों से रहते थे। ठीक है, व्यापारियों से रहते थे, व्यवसायिक जो करते थे वो काम इनसे रिलेटेड होता था। तो स्टूडेंट जो पहले लिख और पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले, ये गाथा पहले से ही है। तो ये यहाँ पर किस से रिलेटेड रहेगी, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, पेशेवर से या सभी से। तो किससे रिलेटेड रहने वाली है स्टूडेंट, सभी से रिलेटेड रहने वाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट एक बात का और ध्यान रखिएगा, तो इसमें आप देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी आपके करेक्ट जाने वाले हैं और इनकरेक्ट हैं तो वो सब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगने वाली है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी लगेगा आपको। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, पुष्पालन क्या है। पुष्पालन है हमारी विज्ञान कला या फिर विज्ञान एवं कला, ये इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट पुष्पालन हमारा विज्ञान भी होता है और कला भी होता है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्पादन और व्यापार में विशिष्टता और श्रम विभाजन का प्रयोग होना जरूरी है। ये बात सत्य है, ये असत्य है, या इन दोनों में से कोई नहीं है, ये पूर्ण जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम इनमें से सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में आपका ये आ जाए इन दोनों में से कोई नहीं या पूर्ण जानकारी नहीं है, तो स्टूडेंट ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता जिसके बारे में आप ना जानते हो, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, तो ये ऑप्शन आपका कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस पर आप करेक्ट कभी नहीं लगाओगे। उसके बाद इन दोनों में से कोई नहीं है, ये भी नहीं होता है कि इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये हो भी सकता है। क्यों नहीं, क्यों हो सकता है, यदि आप उन दोनों के बारे में जानते हो। तो किसके बारे में यहाँ बात की जा रही है, उत्पादन की और व्यापार की। तो व्यापार में, उत्पादन और व्यापार में विशिष्टता और श्रम विभाजन, यानी कि अगर व्यापार में श्रम विभाजन होता है, ये बात सही है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, हम मेहनत जरूर करते हैं उस चीज़ में, तो हमें श्रम का विभाजन करना भी पड़ता है। हमें अपना टाइम की वैल्यू के अनुसार उस व्यापार में, उत्पादन में, दोनों में इसमें काम करना पड़ता है। तो ये बात हमारी क्या हो गई स्टूडेंट, सत्य हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दे रखा है, व्यापार की स्थिति को जानने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट व्यापार की जब हम स्थिति जानते हैं तो हमें लाभ हानि, लाभ या फिर हानि, ये तीनों में से भी ये चीज होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम व्यापार में स्थिति जानते हैं तो हमें ये चीज पता होती है कि हमें लाभ भी हो रहा है और हानि भी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमें लाभ और हानि दोनों का ज्ञान होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट हमारा करेक्ट, तीनों में सभी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है स्टूडेंट, संयुक्त पूंजी के आधार नहीं है। अब आधार नहीं है स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था जो संयुक्त पूंजी होती है वो किसी कंपनी से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब कंपनी से होती है, संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट। अब सरकारी होती है या अर्ध सरकारी या निजी संस्था या प्राइवेट संस्था है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है वो प्राइवेट संस्था होती है। क्यों, आपने देखा होगा जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, यानी जॉइंट होती है एक तरीके से और प्राइवेट मोस्टली कंपनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट संयुक्त पूंजी जो होगी वो हमारी किससे आधार नहीं होने वाली है, प्राइवेट कंपनी से आधार नहीं होने वाली है। यहाँ पर नहीं बोला है स्टूडेंट, तो केवल हम नहीं चुनेंगे, लेकिन सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थाएं ये तीनों ही एक दूसरे से
रिलेटेड हैं, सरकारी ये तीनों ही सरकार से रिलेटेड है और प्राइवेट हमारे सबसे अपोजिट है। ठीक है, जब भी संयुक्त पूंजी की बात की जाए तो पूंजी का याद रखना कंपनी से रिलेटेड जरूर बताई गई है, लेकिन वो किससे रिलेटेड बताई गई है, एक गवर्नमेंट से बताई गई है, सरकारी रिलेटेड बताई गई है। लेकिन इसने पूछा है आधार नहीं है, तो आधार किसका नहीं है, प्राइवेट कंपनी का नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमारी संयुक्त पूंजी यानी कि ज्वाइंट पूंजी नहीं रखती है, एक तरीके से कह सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना कब की गई। तो स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंट की स्थापना जो की गई है 1952 में, 1956 में, 1949 में या 1948 में, किसमें की गई है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन 1949। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है 7th में, ऐसी संपत्तियां जिनका बाजार में क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी संपत्ति हो सकती है जिसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। मशीन का तो हम करते हैं, फर्नीचर भी हम खरीदते बेचते हैं, कार भी हम खरीदते बेचते हैं। तो ऐसी कौन सी है, ये हमारी है ख्याति, जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ख्याति होती है। फिर आता है उसके बाद 8 क्वेश्चन, उधार माल क्रय करने के बदले में धन जिन व्यक्तियों में देना शेष होता है तो वह होते हैं लेनदार, देनदार, उद्योगपति या फिर व्यापारी। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना स्टूडेंट, क्रय करने के बदले में जो धन व्यक्ति को देना शेष रह जाता है वो हमारे कौन होते हैं, लेनदार होते हैं, यानी कि जिन्होंने माल खरीदा है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उधार बेचे गए माल या उधार दिए गए धन की राशि वसूल नहीं होती तो वसूल न होने वाली राशि कहलाती है क्या, अशुद्ध ऋण, कटौती, आहरण या व्यापार का स्वामी। तो स्टूडेंट एक बात का याद रखना कि जब भी उधार माल बेचे जाते हैं, ठीक है, और उसमें हमारी कुछ धनराशि यानी कि हम नहीं ले पाते हैं, वसूल नहीं कर पाते हैं और हमारा क्या हो जाता है, वो पैसे हमारे मर जाते हैं या फिर हमारे देने की संभावना कम होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, अशुद्ध ऋण बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया। जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 10, पुष्पालन व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करता है, किस तरीके से करता है, उत्पादन इकाई से, वस्तु इकाई से, मौद्रिक इकाई से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, पुष्पालन जो व्यापारिक लेन देन करता है वो सिर्फ पैसों के लेन देन से करता है, और जो पैसों का लेन देन होता है वो क्या कहलाता है, मौद्रिक इकाई कहलाता है। ठीक है, जिसका हम लेन देन करते हैं। आय में सम्मिलित की जाती है, तो आय में सम्मिलित क्या की जाती है, प्राप्त आय, प्राप्य आय या प्राप्त और प्राप्य आय या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, हमारा प्राप्त आय भी होता है, प्राप्य आय भी होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर थर्ड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतिम स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है किसमें, लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य या बाजार मूल्य में से जो भी कम है उसमें से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है स्टूडेंट वो होगा हमारा थर्ड, क्योंकि हमारा स्कंद, अंतिम स्कंद मूल्य, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों पर में से जो भी कम होता है उस पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा से आशय है व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व है। ठीक है, तो इसमें इसका आशय पूछा है क्या, ये एक होता है, पृथक पृथक होता है या मिला जुला होता है या फिर स्थिति पर निर्भर होता है। तो इसमें स्टूडेंट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, हमेशा याद रखिए व्यवसाय का अस्तित्व हमारा पृथक पृथक होता है, व्यवसाय का स्वामी। क्यों, क्योंकि जो हमारे व्यवसाय होते हैं, हमारे जितने भी व्यवसाय होंगे, ये जरूरी नहीं है कि सबके व्यवसाय एक हों। तो कोई किसी भी तरीके का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है। ठीक है, कह सकते हैं सभी कंपनी प्रोडक्ट अलग अलग बनाती है, सबके अलग अलग काम होते हैं, तो इसलिए हमारा ये पृथक पृथक यहाँ पर स्वामी का अस्तित्व भी होता है। ठीक है, उसके बाद में लेखांकन की मान्यताएं क्या होती हैं, विनिमय होती है, अवधि होती है, माप की इकाई या फिर ये सभी। तो स्टूडेंट लेखांकन की जो मान्यताएं होती हैं वो ये सभी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति जारी किया गया, अब किस सन में जारी किया गया, 1976, 1973, 1937, 1967। तो स्टूडेंट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1973 होगा, यानी कि 1973 ईस्वी में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो प्रमाप बोर्ड की स्थापना स्टूडेंट कब की गई, 21 अप्रैल 1977 में, 16 अप्रैल 1977 में, 20 अप्रैल 1977
में या फिर 14 अप्रैल 1977 में की गई है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो हमारा फर्स्ट होगा, 21 अप्रैल 1977 में की गई थी। उसके बाद में आ जाइए स्टूडेंट, लेखांकन सिद्धांत व नीतियों को विश्वसनीयता के लिए प्रमापित होना चाहिए। अब प्रमापित किस तरीके से होना चाहिए? पारदर्शिता के लिए होना चाहिए या फिर सत्यता के लिए होना चाहिए, तुलना के लिए होना चाहिए या फिर ये सभी होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, लेखांकन जो सिद्धांत व नीतियों की विश्वसनीयता होती है वो किस कंडीशन में होती है? वो सभी के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी के लिए है तो सभी वाला ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ वाला है। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कोई अस्तित्व IFRS विवरण की प्रारंभिक स्थिति को बताता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य आर्थिक चिट्ठे से, लाभ हानि विवरण से या रोकड़ प्रवाह विवरण से ये सभी होता है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज का अगर प्रारंभिक स्थिति पूछी है, ठीक है, तो हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या बताती है? आर्थिक चिट्ठे को बताती है। और जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है वो कौन सा ऑप्शन है? हमारा फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा? 18 का फर्स्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभिक IFRS विवरण वित्तीय विवरण स्थिति का समायोजनाएं प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है। तो किस कंडीशन पे होती है? वो प्रतिधारित आय पर या फिर IFRS संचय खाता, ये हमारा संचय खाता होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ संचय खाता IFRS जो है हमारा अकाउंट जो हमारा उसमें लिखा जो खाता होता है, हमें जो बुक मिलती है पासबुक, उसमें मोस्टली लिखा होता है अंश पूंजी और कोई नहीं। ये हमारे चार ऑप्शन है। तो 19 का जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा? जो IFCR का है वो प्रतिधारित आय पर रिलेटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन जो हमारा कौन सा होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या दे रखा है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 20, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हिसाब किताब की पुस्तकों में कितने पक्षों में लेन देन किए जाते हैं? तो स्टूडेंट कितने पक्षों में लेन देन किए जाते हैं? 4 में, 2 में, 3 में या फिर 5 में। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो भी ये दे रखा है स्टूडेंट की हिसाब किताब पुस्तकों में कितने पक्षों में किया जाता है, तो स्टूडेंट कितने पक्षों में किया जाता है? डेबिट और क्रेडिट में किया जाता है, यानी ऋणी और धनी में। ये ऋणी और धनी कितने होते हैं? ओनली 2 होते हैं। उसके बाद में लेखांकन विवरण होते हैं मौद्रिक, धार्मिक, भावी घटनाओं से संबंधित या अनुमान से संबंधित। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? हमारा मौद्रिक होगा, क्योंकि जो लेखांकन होता है मैंने आपको पहले भी बताया है हमारा लेन देन से होता है, और लेन देन किससे होता है? पैसों से होता है। तो पैसे हमारे क्या होंगे? मौद्रिक होंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है? पूंजीगत व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उत्पादन खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता या फिर आर्थिक चिट्ठा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये बताना है। अब स्टूडेंट उत्पादन खाता तो व्यापारिक पूंजीगत व्यवहारों का लेखा नहीं हो सकता है। अभी मैंने बताया था जो पूंजीगत व्यवहार का लेखा होता है वो व्यापार खाते से आर्थिक हानि यानी कि लाभ हानि खाता या फिर आर्थिक चिट्ठा। तो जो मेन ऑप्शन रहता है वो हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है, क्योंकि हमें सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहले, सबसे लास्ट में जो हमें बनाना होता है वो क्या होता है? हम आर्थिक चिट्ठे से ही पता चलता है कि हमारा जो पूंजीगत व्यवहार है वो कौन सा है। ठीक है, किस कंडीशन पर है। फिर उसके बाद में लेखा समीकरण आधारित है। अब किससे समीकरण आधारित है? लागत अवधारणा पर, द्विपक्ष अवधारणा पर, पृथक कथित अवधारणा पर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। लेखा समीकरण द्विपक्ष अवधारणा पर आधारित होती है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधीय लेखांकन या उपयुक्त सभी। अब स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखिए, तो जो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वित्तीय लेखांकन से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भावी योजनाओं के निर्माण होते हैं वो किस में सिद्ध किए जाते हैं? वित्तीय लेखांकन में सिद्ध किए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्तीय लेखांकन का जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? कर लेखांकन, लागत लेखांकन, मुद्रास्फीति लेखांकन या फिर सरकारी लेखांकन। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन यहाँ पर 25 का बी, लागत लेखांकन। वित्तीय लेखांकन किससे रिलेटेड होता है? लागत लेखांकन, यानी कि जो दोनों में से कम होते हैं। ये चीज अभी आपने देखा था। इसके बाद में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय लेखांकन एक लागत लेखांकन पर क्या आधारित होती है?
सरकारी लेखांकन, कर लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन या परिमाणिक लेखांकन पर। तो किस पर आधारित सबसे ज्यादा होती है स्टूडेंट? वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन पर होती है। कब होती है? याद रखिए स्टूडेंट, जब वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन दोनों आ जाए तो तब हमारा थर्ड नंबर पर प्रबंधकीय लेखांकन होता है। और यदि जब खाली पूछा जाए वित्तीय लेखांकन तो तब आप क्या बताएंगे? लागत लेखांकन। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है? चालू कार्य की लागत ज्ञात की जा सकती है। अब चालू कार्य की लागत जो ज्ञात की जा सकती है, कब की जा सकती है? लागत लेखांकन में, वित्तीय लेखांकन में, या कर लेखांकन में, या परिमाणिक लेखांकन में। तो स्टूडेंट इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? अब इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्यों? चालू जो कार्य होते हैं वो लागत ज्ञात करते हैं, किसमें? लागत लेखांकन में तो करेंगे, क्योंकि लागत ज्ञात पूछी है तो लागत में ही करेंगे, और वित्तीय ज्ञात पूछी जाती है तो वित्तीय में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रबंधकीय लेखांकन का कार्य किसके लिए सहायक होता है? अब प्रबंधकीय लेखांकन का जो कार्य सहायक होता है वो प्रबंधकों के लिए होता है, विनियोक्ता के वर्ग के लिए होता है, अंशधारी के लिए होता है, या फिर ऋण पत्रधारियों के लिए होता है। अब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लीजिए प्रबंधकीय लेखांकन यानी कि इस टॉपिक के ऊपर समझ लीजिए। तो प्रबंधकीय लेखांकन हमारा होता क्या है, इसका कार्य क्यों है? तो इसका कार्य हमारा जो मेन है वो हमारे प्रबंधकों के लिए ही होता है, क्योंकि प्रबंधकीय काम कर रहे हैं तो प्रबंध के लिए ही करेंगे। ठीक है। अंशधारियों के लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी करती है। ठीक है। उसके बाद विनियोक्ता और ऋण पत्र, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो एक व्यापारी अपने यहाँ लेखांकन के लिए किस स्वरूप को अपनाता है? किस स्वरूप को अपनाता है स्टूडेंट? कर लेखांकन को, लागत लेखांकन को, वित्तीय लेखांकन को, या फिर कह सकते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है स्टूडेंट वो क्या होगा? वित्तीय लेखांकन होगा। इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है? दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता थे। अब दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? बीजी बिक्री, विलियम्स पिकल्स, स्टेनले डब्ल्यू रोलैंड, या फिर लुकस पेसियोली। अब लुकस पेसियोली हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है? हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। क्योंकि जो दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता थे वो लुकस पेसियोली ही थे। दोहरा लेखा प्रणाली के एक सौदे को लिखा जाता है, कितनी बार लिखा जाता है? एक बार, दो बार, तीन बार, या फिर कह सकते हैं चार बार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक सौदे को हम कितनी बार लिखेंगे स्टूडेंट? दो बार लिखेंगे। आपने देखा होगा जब आप दोहरा लेखा प्रणाली बनाते हैं तो एक साइड हम डेबिट करते हैं, दूसरी साइड क्रेडिट करते हैं। डेबिट धनी और ऋणी दोनों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ठीक है। तो ये डेबिट और ऋणी, वो धनी और ऋणी दोनों के लिए होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के जो विभाग हैं वो कितने हैं स्टूडेंट? 2, 3, 5 या फिर 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो हमारा क्या होगा? सेकंड नंबर वाला होगा, 3 होंगे। ठीक है। दोहरा लेखा प्रणाली का जो विभाग होता है वो हमारे 3 होते हैं। ठीक है। अब 3 होंगे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकस पेसियोली निवासी कहाँ के थे? तो कहाँ के थे स्टूडेंट? हमारे जो लुकस पेसियोली थे वो हमारे थे इटली के। ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि दोहरा लेखा विधि के अंतर्गत लेखे की प्रथम अवस्था क्या होती है? तो प्रथम अवस्था प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें स्टूडेंट? फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा प्रारंभिक लेखे। ठीक है। रोजनामचे में कितने खाने होते हैं? अब स्टूडेंट रोजनामचे में कितने खाने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। कितने होते हैं स्टूडेंट हमारे दोहरा लेखा प्रणाली रोजनामचे में? कॉलम्स कितने होते हैं? आपने देखा होगा हमारा डेट का होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ होता है, अमाउंट डेबिट होती है, अमाउंट क्रेडिट होती है। तो हमारे कितने ऑप्शन हो गए? 5 हो गए। तो आपको इतना समझ में आया। उसके बाद में 36 में कमीशन खाता कैसा होता है? अब कमीशन खाता कैसा होगा? व्यक्तिगत खाता होगा स्टूडेंट, या फिर वार्षिक खाता होगा, अवार्षिक खाता होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा कमीशन खाता क्या होता है? वार्षिक खाता होता है। ठीक है। यानी कि रियल होता है, जिसे हम देख सकते हैं
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, बैंक खाते को ऋणी शेष का अर्थ क्या होता है? बैंक खाते का ऋणी शेष बैंक शेष या फिर बैंक अधिविकर्ष, बैंक को दे राशि या फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि बैंक शेष। बैंक खाते के ऋणी जो शेष दिखाए जाएंगे स्टूडेंट, तो वो सिंपल सी तो बात है, हमारा बैंक शेष में दिखाए जाएंगे या फिर बैंक अधिविकर्ष में दिखाए जाएंगे? जी नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, जनरल के बाद क्या तैयार किया जाता है? अब जनरल के बाद क्या तैयार किया जाता है? तलपट, अंतिम खाते, खाता बही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट, क्या तैयार किया जाता है? हम खाता बही तैयार करते हैं। आपने देखा होगा जब मैं न्यूमेरिकल वीडियो मैंने आपको उससे पहले बहुत सारे दिए हैं, मैंने कहा है कि जनरल के बाद हम खाता बही बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते हैं? हमारा अलग अलग अकाउंट बनता है, तो वो हमारा जनरल के बाद बनता है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, ग्राहक से माल वापस आया, इसका लेखा किया जाएगा। तो किस इसका लेखा किया जाएगा? बाह्य पुस्तक में, बीजक पुस्तक में, बाह्य वापसी पुस्तक में या भीतरी वापसी पुस्तक में? तो किस में किया जाएगा स्टूडेंट? इसका जो लेखा किया जाएगा माल वापस करने का, तो भीतरी वापसी पुस्तक में किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि डी है। तो अग्रदाय पद्धति शब्द किस पुस्तक से संबंधित होती है? रोकड़ बही, क्रिय पुस्तक, लघु रोकड़ पुस्तक या फिर प्राप्य विपत्र पुस्तक? तो स्टूडेंट हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो क्या है? अग्रदाय पद्धति को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? लघु रोकड़ पुस्तक के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज के हमारे क्वेश्चन के वीडियो जो कि आपने अभी देखे समझे। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, कितने आपके आए हैं। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी है, तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।